निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस एक्शन मोड में आते दिखाई दे रही है। महंगाई के खिलाफ प्रदेशव्यापी बंद को सफल बनाने कांग्रेसी सड़क पर उतरे। कांग्रेस में जोश भरने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी बाजार में दिखाई दिए। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने अपनी गिरफ्तारी दी। इंदौर में जीतू पटवारी ने साइकिल पर मोर्चा संभाला। अमूमन पूरे प्रदेश में इसी तरह से कांग्रेसी एक्टिव देखे गए। कुछ शहरों में कांग्रेसी जबरन दुकान बंद कराते भी दिखे। उज्जैन में तो एक दुकानदार से कार्यकर्ताओं की तू-तू मैं भी हो गई। दुकानदार ने कहा, धंधा बंद किया तो 1000 का नुकसान होगा, 1000 आप देंगे? कांग्रेस नेता ने झट से दुकानदार को 1000 रुपये थमा दिए। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के अलावा कांग्रेस के दूसरे बड़े नेता सड़क पर नजर नहीं आए। कांग्रेस ने बंद को सफल बताया। हालांकि जो तस्वीरें सामने आई उससे बंद का मिला जुला असर ही दिखाई दिया। ये महंगाई की मार हर परिवार पर, इस देश के हर परिवार पे पड़ने वाली है। हम चाहते हैं सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी तत्काल कम की जाए। राज्यों को अपना उस समय जो वैट लगता था उस समय से वैट लगा आ रहा है, इसलिए राज्य सरकार अपने यहाँ भोपाल में तो ये बात बनती है कि थोड़ा बहुत इनको भी कम करना चाहिए। निकाय चुनाव में स्थानीय मुद्दों के साथ कांग्रेस महंगाई को भी बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश में है, इसलिए जनता का ध्यान खींचने अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रही है। मुरैना में कांग्रेसियों ने बैलगाड़ी पर दोपहिया वाहन रख रैली निकाली। इसके पहले इसी तरह से रसोई गैस के दाम बढ़ने पर विरोध में पीसीसी कार्यालय पर चूल्हा जलाकर खाना बनाया गया। कांग्रेस महिला मोर्चा ने गैस सिलेंडर की शव यात्रा निकाली थी। उधर बीजेपी ने बंद को असफल बताया। बीजेपी ने यह भी कहा कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ना मुद्दा नहीं है। कांग्रेस मुद्दा विहीन हो गई, पूरी तरह से फ्लॉप हो गया और कांग्रेस को जनता ने नसीहत दे दी कि बातें करते हो जनता की, बातें करते हो कि जनता की सुविधा देना है, महंगाई कम करना, तो फिर बंद क्यों? चाय वाले, वो पान की गुमटी वाले जो रोज सुबह चाय बनाकर बेचते हैं और शाम को अपना चूल्हा जलाते हैं, उनके पेट पर लात क्यों मार रहे हो भैया? अपनी राजनीति के लिए दबाव बनाकर आज सुबह कोशिश की थी कि कहीं पर छोटी मोटी दुकानें बंद हो जाएं, पर जनता ने नकार दिया। तो निश्चित रूप से नगर पालिका और नगर निगम के चुनाव को लेकर ये सब राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है और जनता इन सबको जानती है। और भारतीय जनता पार्टी का चाहे केंद्र का सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, अच्छा काम जनता के हित में कर रही है। राजनीतिक बयानबाजी अपनी जगह है, लेकिन पेट्रोल डीजल के दामों की पड़ोसी राज्यों से तुलना करें तो यूपी से करीब 10 रुपये ज्यादा एमपी में पेट्रोल महंगा है। राजस्थान से 2 से 3 रुपये महंगा और छत्तीसगढ़ से भी एमपी में पेट्रोल के दाम ज्यादा है। लेकिन ये भी सही है कि तेल हर विपक्षी दल के लिए राजनीतिक मुद्दा रहा है। शराब की तरह किसी भी सरकार के लिए तेल पर अपने हिस्से का मुनाफा कम करना आसान नहीं है, वो भी तब जब खजाना खाली हो और ऊपर से महामारी की मार हो। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है महंगाई की मार, कांग्रेस की हुंकार। तो कांग्रेस ने कोशिश की लंबे समय बाद मध्य प्रदेश की सड़कों पर उतरने की। मुद्दा पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में इजाफे का, और ये जैसा इस पैकेज में भी आपने देखा कि हर सरकार के लिए ये एक चैलेंज रहा है, क्योंकि पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें, उनका जो गणित है, इक्वेशन है, ये पिछली सरकारें रही हों, चाहे वो यूपीए की रही हों या एनडीए की सरकार हो, और मौजूदा भाजपा की लीडरशिप वाली एनडीए की सरकार हो, ये एक बड़ा विषय निश्चित तौर पर हर सरकार के लिए रहता है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने लंबे समय बाद, क्योंकि इसके पहले हमने देखा कि वो सड़कों पर उतरते ज़रूर थे, बात करते ज़रूर थे, लेकिन वो सिर्फ भोपाल तक ही सिमट कर रह जाता था। और इस आंदोलन को भी देखें तो बड़े नेताओं ने इससे दूरी बनाकर रखी, ऐसा लगता है, बनाकर रखी, या अभी भी उनको सक्रिय होने की ज़रूरत है, ये कांग्रेस पार्टी जाने। लेकिन दिग्विजय सिंह हमेशा की तरह ज़रूर सक्रिय नजर आए और भोपाल में मोर्चा उन्होंने संभाला। लेकिन तमाम वो बड़े नेता जिनसे अपेक्षा की जाती है कांग्रेस में कि वो सड़कों पर उतरेंगे, नज़र आएंगे और अपने एक्टिव पार्टिसिपेशन से, लेकिन उनके बजाय युवा नेताओं को, और ये भी सही लगता है कि उन नेताओं का जोश काफ़ी बढ़ चढ़ कर रहा जो निकाय चुनाव में अपनी उम्मीदवारी को लेकर आशान्वित हैं, उम्मीद रख रहे हैं, और उन्होंने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर शिरकत की। और यही वजह है कि बीजेपी का आरोप है कि न सिर्फ ये बंद अनसक्सेसफुल रहा, विफल रहा, बल्कि बीजेपी का ये भी आरोप है कि ये जो पूरा अभियान था
जैसा आप महेंद्र सिंह सिसोदिया को सुन रहे थे, ये सिर्फ नगरीय निकाय के चुनाव को देखते हुए किया गया था। आज इसी पर हम बात करेंगे। मिलिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ हैं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक हर्षवर्धन प्रकाश जी, मैं बहुत स्वागत करता हूं उनका। इंदौर से हमारे साथ हैं। ग्वालियर से आशीष अग्रवाल जी हैं, प्रवक्ता, युवा नेता बीजेपी के, बहुत स्वागत उनका भी। और उनके बेहतरीन जोड़ीदार हैं भोपाल से अब्बास हफीज़ साहब, कांग्रेस के युवा नेता और प्रवक्ता, उनका भी मैं बहुत इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। हर्षवर्धन जी, दोनों हमारे साथियों के, युवा साथियों के चेहरे पे मुस्कुराहट है, जो एक बेहतर कंपटीशन का इंडिकेशन है, और मज़ा आएगा दोनों को सुनने के लिए। लेकिन सबसे पहले मैं आपको सुनना चाहूँगा, क्या कहेंगे आप? क्या आप मानते हैं कि कांग्रेस लंबे समय बाद सड़कों पर नज़र आई, लेकिन उसके बड़े नेता जिस तरह अभी भी इस तरह के आयोजनों से, या तो जो भी कारण हो, तथाकथित नाराज़गी हो, या अभी सक्रियता के लिए और कुछ औपचारिक निमंत्रण वो चाहते हैं, या फिर जो भी वजह हो, लेकिन फिर भी कांग्रेस कोशिश कर रही है विधानसभा सत्र के पहले कि वो मध्य प्रदेश में सड़कों पर उतरकर अपनी प्रेजेंस, आप किस तरह देखते हैं? जी। देखिए, कांग्रेस के लिए जो स्थिति है मध्य प्रदेश में, वो एक किस्म से आईसीयू वाली स्थिति बन चुकी है कि अगर उसको राजनीतिक संजीवनी चाहिए तो उसको सड़कों पे उतरना होगा। जिस तरीके से वादा खिलाफी का जो उसका मुद्दा था, वो चुनाव में जनता ने नकार दिया है। अब जनता को सेंसिटाइज करने के लिए, जनता को उद्वेलित करने के लिए, आंदोलित करने के लिए एक कांग्रेस का एक शिगुफा था आज का। लेकिन मुझे लगता है कि गुटबाजी का जो दंश है वो सिंधिया के जाने के बाद भी कांग्रेस में बना हुआ है। जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि केवल दिग्विजय सिंह, जो कि हमेशा कमलनाथ के खेवनहार रहे हैं मध्य प्रदेश में, वही दिखाई दिए, लेकिन जो बाकी नेता हैं जिनसे उम्मीद की जाती है, या जो कि बड़े बड़े पदों पर रहे हैं कांग्रेस, वो गायब हो गए। तो ये मुद्दा शरद जी पब्लिक कंसाइंस का मुद्दा है। जनता के मन में आक्रोश तो है, लेकिन वो आक्रोश कहीं परिभाषित रूप नहीं पा रहा है, जिसमें कांग्रेस की बड़ी भूमिका होती है कि वो इस मुद्दे पे जनता को जगाए। जनता आजकल क्या करती है, मीम बना लेती है किसी मुद्दे पे, लेकिन मीम बनाने से आपका मुद्दा हल नहीं होता। तो विपक्ष की भूमिका कांग्रेस निभा रही है, और एक बड़ा राजनीतिक ईंधन दिया है इस मुद्दे ने उसको। बिल्कुल, एक राजनीतिक ईंधन तो है ये मसला, और आगे इस राजनीतिक ईंधन को वो किस तरह एक बड़े मुद्दे में, या कहें एक बड़े दावानल में बदल पाती है क्या, इस ईंधन का इस्तेमाल करके बड़ी अग्नि को वो भड़का पाती है क्या, ये देखने का विषय होगा। अब्बास हफीज़ साहब, लंबे समय के बाद एक मध्य प्रदेश का आंदोलन आपने हाथ में लिया। बहुत सारे कारण भी रहे जिसकी वजह से सड़कों पर उतरना उस तरह से शायद नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी ये सवाल हम पूछेंगे तो इसको दोष दर्शिता मत मानिए कि बड़े नेता नज़र क्यों नहीं आए, क्योंकि ये बात उठेगी, और ये एक दिन पहले से भी उठ रही थी। और बीजेपी के भी बड़े आयोजन होते हैं, बैठकें होती हैं, तो ये देखा जाता है कि कौन उपस्थित थे, कौन अनुपस्थित थे। किस तरह देखते हैं आप इस आंदोलन को? और जो सवाल, हमारा सवाल का दूसरा हिस्सा है कि बड़े नेताओं की, कुछ बड़े नेता जो आपके मध्य प्रदेश के क्षत्रप हैं, उनकी उपस्थिति बहुत इविडेंट नहीं रही। मैं आपके दूसरे सवाल से शुरू कर देता हूं अपनी बात कि देखिए, रणनीति होती है और रणनीति का हिस्सा हर चीज़ होती है। जैसे भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव के अंदर मेले लगा रही थी कोरोना काल में, जब चंबल में, जहां से हमारे मित्र आते हैं, वहां पर नरोत्तम मिश्रा जी नहीं होते थे, भोपाल में हुआ करते थे, जबकि वो उनका क्षेत्र था ज़्यादातर। सिंधिया जी, शिवराज जी वहाँ पर दौरे करते थे। तो ये अपनी अपनी रणनीतियाँ हैं। ऐसे ही हमारी रणनीति की जितनी मीटिंग, सब लोग शामिल थे, हर एक वरिष्ठ नेता शामिल था उसके अंदर। उसके बाद किसका क्या काम था वो उसने बखूबी निभाया। अब रणनीति को अपनी पूरी तरह से हर जगह पर रख देना वो संभव भी नहीं होता, तो ये एक हिस्सा है। लेकिन सफल आंदोलन हुआ, ये हर एक नेता का इसके अंदर योगदान रहा, हर एक कार्यकर्ता का योगदान रहा, तभी तो सफल आंदोलन रहा। जनता का साथ मिला, भरपूर साथ मिला। अब यहाँ पर अगर बीजेपी से पूछा जाए, जैसे कि एक मंत्री महोदय कह रहे थे कि बिल्कुल असफल, वो शायद विजुअल्स उनको दिखाई नहीं दिए, और हम अगर
पूरे देश को भी अगर आज बंद करने में सफल होते जनता के साथ, जनता की लड़ाई के लिए, तो क्या भारतीय जनता पार्टी, शरद जी कहती, क्या आशीष जी कहते कि हाँ साहब बहुत सफल बंद था? बीजेपी का तो काम था, वो तो यही कहेगी। उनको तो एक दिन पहले रिकॉर्ड कर देना चाहिए थी अपना जो बयान था, जो उनका स्टेटमेंट था कि साहब बंद असफल है। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी से आना जाहिर सी बात थी। आपके चैनल पे देखा, हर जगह पे देखा, पहली बार जनता ने, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, भाजपा के जो समर्थक कहे जाने वाले व्यापारी थे, उन्होंने अपनी दुकानें बंद कर दी। आपको जान के हैरानी होगी, मैं हवाई बातें नहीं कर रहा। यहाँ पर न्यू मार्केट में, जो भोपाल का एक बड़ा मार्केट है, वहां पर एक जो भाजपा की अभी पार्षद रही है, उनकी दुकान है मिठाई की, उन्होंने बंद की थी मिठाई की दुकान, क्योंकि इससे कोई पार्टी देख के परेशान नहीं है। पार्टी देख के महंगाई नहीं आएगी कि आशीष जी को महंगाई आएगी और अब्बास हफीज को नहीं आएगी, या शिवराज सिंह चौहान जी के घर पे महंगाई आएगी, कमलनाथ जी के घर पे नहीं आएगी। ये तो सबको कमर तोड़ दी है इसकी। तो जनता ने स्वेच्छा के साथ अपने कारोबारों को सकारात्मक बंद का आह्वान था, आधे दिन का, पूरे दिन का था भी नहीं कि जनता आज शाम में आते हैं पूरे देश को बंद कर देते हैं, पता ही नहीं है कितने दिन तक बंद कर देंगे। हम उस किस्म के लोग भी नहीं हैं। आधे दिन बंद किया, जनता का धन्यवाद, जनता ने उसका साथ दिया। मतलब स्पष्ट साफ है, मैसेज ऑन द वॉल बहुत क्लियर है कि जनता परेशान है। जनता को ये मुद्दा जो है जन भावना से जुड़ा मुद्दा है। और एक आखिरी बात जो आपने कहा कि बहुत दिनों के बाद हमने प्रदेश व्यापी एक आंदोलन छेड़ा। अभी किसान आंदोलन को लेकर इंदौर के अंदर, मुरैना में, भोपाल के अंदर अलग अलग हिस्सों में था। वो एक चरणबद्ध तरीके से था, कहीं पंचायतें थी, कहीं राजभवन का घेराव था। कांग्रेस निरंतर कोरोना काल जो इतना ज्यादा भयावह था, उसके बाद से तो सतर्क है और जनता के मुद्दों को लड़ रही है। चलिए आशीष जी, आप क्या, आपकी रिएक्शन, आपने सुनी बातें हर्षवर्धन जी की और आपके साथी कांग्रेस के मित्र अब्बास हफीज साहब की। जी जी बोलिए। देखिए, जब चुनावों से एन पहले कांग्रेस को जब जनता की याद आती है तो मुझे वो पंक्तियां याद आती हैं कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो सबसे पहले तो कांग्रेस अगर 15 माह की सरकार के समय पेट्रोल और डीजल पर अगर वैट घटा देती, जैसा उनका घोषणा पत्र में वादा था, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ना तो वादा खिलाफी की ऐसी नौबत आती और ना कांग्रेस को विपक्ष के रूप में अब ये आंदोलन करना पड़ता। दूसरी बात, अब विषय भी कौन सा उठा रहे हैं जिसकी परीक्षा में आप स्वयं फेल हुए हैं। जब आपकी 15 माह की सरकार थी, मैंने बताया, आपने वैट बढ़ाया, और जब आपकी यूपीए की सरकार थी तो पेट्रोल डीजल को डीरेगुलेट करने का जो माह था और जो सरकार थी वो कांग्रेस थी, और माह था अक्टूबर 2014। उसके बाद से पेट्रोल और डीजल की प्राइस में कोई अब हस्तक्षेप सरकार कर ही नहीं सकती है। और ये जो बढ़ोतरी है, ये बढ़ोतरी ओपेक कंट्रीज के द्वारा डिमांड वर्सेस सप्लाई में एक गैप क्रिएट कर किए जाने के कारण, जब से कोरोना आया डिमांड घटी तो ओपेक कंट्रीज ने सप्लाई बंद कर दी, जो प्रोडक्शन था वो बंद कर दिया। तो ये टेम्परेरी फेज है। तो कांग्रेस जनता के बीच जा तो रही है, परंतु जो दो प्रमुख कारण है जिसके कारण कांग्रेस बेअसर होती है, उसका कारण यह है कि कांग्रेस सिर्फ चुनावों के समय जाती है। दूसरी बात, जिन विषयों पर स्वयं जनता कांग्रेस का चरित्र देख चुकी हो, उन विषयों को लेकर जाती है। इसीलिए ये परिणाम ये था कि ये जो बंद था वो बेअसर था। जनता ने प्रतिकार किया, कांग्रेस के जो कार्यकर्ताओं ने गुंडई करने का प्रयास किया सड़क पर, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को खदेड़ के जनता ने बाहर फेंका और बंद में बिल्कुल भी सहयोग नहीं दिया। देखिए, कोरोना के बाद किसी सरकार में इतना फाइनेंशियल बर्डन झेलने की क्षमता नहीं है कि ना तो वो एक्साइज ड्यूटी कम कर सकती, ना ही कोई राज्य सरकार अपनी वैट में से कम कर सकती है, बल्कि इस समय तो जो सोशल स्पेंडिंग के कारण जो सरकार के खर्चे वो बढ़े हुए हैं। तो जनता भी इस बात को समझती है, जहां पर एक और केंद्रीय बजट में कोई नया कर नहीं था, जबकि ये सब लोग तो ताली बजाने बैठे थे, जनता समझती है। और ये भी समझती है कि जो पैसा कांग्रेस के समय में 1 रुपए उछाला जाता था और 80 पैसे बीच में बढ़ जाता था, अब वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से विभिन्न योजनाओं में जनता के खाते तक पहुंचता है। अब आप संक्षेप में बोल लीजिए, फिर मैं संपर्क मंत्री बनाना चाहिए हमारे मित्र को। जिस तरह से वो अपने सरकार का बचाव कर रहे हैं, ये बड़ी हास्यास्पद भी है और दुखद भी है। आप आरोप लगा रहे हैं वैट के ऊपर, हमने कम नहीं किया, हम लोग कम करने के लिए आए थे। हमारा वैट कम इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि सरकार जो केंद्र में बैठी थी उसने मुआवजे तक की राशि हमको नहीं दी थी।
जब गांधी सागर, इंदिरा सागर में जब बाढ़ आने की स्थिति बनी थी। हमने आपसे निवेदन भी किया था कि साथ चलिए, आपके सांसदों के घरों का घेराव भी किया था, लेकिन हमारे लिए हालात ऐसे पैदा कर दिए थे कि हम कम नहीं कर पाए, आपने क्यों कम नहीं किया। दूसरी बात यह है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार, हर देश जो है, हमसे गरीब देश भी, वो इसका फायदा, जो अंतर्राष्ट्रीय तेल का आज कीमत है वो मनमोहन सरकार की आधी है। 60 से $65 प्रति बैरल खरीद रहे हैं आप, लेकिन मनमोहन सिंह सरकार से कहीं ज्यादा के अंदर आप बेच रहे हैं, क्योंकि आप नाकाम हैं, आप कहीं और से कमा नहीं पा रहे हैं। मोदी जी ने भी ये नहीं कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हो गए, यहां पर मोदी जी ने कहा पिछली सरकारें जिम्मेदार है, आयात के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं किया ऊर्जा के। आशीष जी, एक छोटी रिएक्शन आपकी भी इस पर, जो बात अब्बास हफीज साहब ने कही, फिर मैं आगे बढ़ता हूं जी। जी देखिए, अब्बास जी ने कहा कि उन्होंने घटाया नहीं, मैं तो कहता हूं कि उन्होंने बढ़ाया और जनता के साथ वादा खिलाफी की। और इन सारे आरोपों को इन 28 उपचुनावों में मध्य प्रदेश की जनता ने तय कर दिया कि आप वादा खिलाफ थे। जहां तक विषय ओपेक कंट्रीज का और इंटरनेशनल कोविड के कारणों का, आप संसद में इस देश के पेट्रोलियम मंत्री का बयान सुने, आपको स्पष्ट हो जाएगा। अब्बास भाई, आप काफी अध्ययन करते हैं। आप इतना बता दीजिए कि हमारे यूपीए के दौर में कितने रुपया, कितना डॉलर प्रति बैरल था कच्चा तेल, और आपके दौर में कितना? एक मुद्दे की बात की तरफ आता हूं, जिसका जवाब मैं लेना चाहूंगा हमारे इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर हर्षवर्धन जी से। हर्षवर्धन जी, बीजेपी और कांग्रेस में लाख आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हों, लेकिन जहां पर रिफॉर्म्स की बात होगी या अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुरूप फैसले लेने की बात होगी, वहां दोनों पार्टियों के फैसले एक जैसे नजर आएंगे। ये बात बिल्कुल सही है कि इसको डीरेगुलेट करने का काम यूपीए की सरकार ने किया पेट्रोलियम पदार्थों को, लेकिन शायद बीजेपी की सरकार होती उस समय तो उसके लिए भी यही विकल्प होता। तो ये परिस्थितियां आज हैं, क्योंकि रिफॉर्म से पीछे नहीं हट सकते हैं आप, वो इस देश की भी ज़रूरत है और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए भी ज़रूरत है। और यही वजह है कि किसान बिल को लेकर भी सरकार का स्टैंड यही है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कांग्रेस ने कोशिश ज़रूर की है, अब्बास हफीज साहब इसको रणनीति बता रहे हैं बीजेपी से जोड़कर, ठीक है, ये भी उनकी अपनी दलील है, लेकिन आप किस तरह देखते हैं आगे कांग्रेस की क्या ज़रूरत है? विधानसभा का फ्लोर बिल्कुल सामने खुला है, एक लंबा सत्र है, हम बिल्कुल मान सकते हैं कि ये सत्र कम से कम पिछले सत्रों की तरह बहुत संक्षिप्त नहीं होगा, और अगर ये अपने निर्धारित स्पान को पूरा करता है तो करीब करीब 1 महीने का समय लगभग हम मान सकते हैं कि इस सत्र की अवधि है। तो किस तरह आप देखते हैं, क्या अगली लड़ाई जो कांग्रेस की है वो सदन के फ्लोर पर ही होगी और वहाँ उसको प्रूव करना है, क्योंकि अब तक वहाँ भी ये प्रश्न उठते रहे कांग्रेस को लेकर? जी जी शरद जी, मुझे लगता है कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में जब से सत्ता गंवाई है उसने वो पॉलिटिकल मोमेंटम कहीं खो चुकी है, कि पॉलिटिकल मोमेंटम जिसके ज़रिए जनता को पता जा सके कि हमारे साथ गलत हुआ, हमारी सरकार गलत तरीके से गिराई गई। और पेट्रोल और डीजल का मुद्दा कहीं न कहीं पब्लिक को आज पीड़ित कर रहा है। पब्लिक आंदोलित नहीं है, पब्लिक लेकिन पीड़ित है। तो विधानसभा का सेशन 22 से शुरू होने वाला है, कांग्रेस पूरी कोशिश करेगी कि सरकार को घेरा जा सके, और यहीं कहीं न कहीं नगरीय निकाय चुनावों की धुंधुभी बच चुकी है, उसका बिगुल बच चुका है। तो कांग्रेस उस पॉलिटिकल मोमेंटम को हासिल करने के जुगत में है जिसके ज़रिए इन चुनावों की वैतरणी पार की जा सके। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा, वो मोमेंटम हासिल करना एक चैलेंज है। और ये मोमेंटम कांग्रेस, चूँकि जैसा हमने कहा कि वो रीजनल लीडर्स की पार्टी है, आंदोलन की पार्टी है, जहाँ किसी एक मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो वो मोमेंटम बनता है विंध्य से, वो महाकौशल से बनता है, मालवा निमाड़ से बनता है, और इस रीजन के उसके तमाम लीडर्स को एक साथ आहुति डालनी पड़ती है, तब जाकर ये मोमेंटम बनता है। विधानसभा का फ्लोर, हफीज साहब, एक बड़ी चुनौती भी है। मुझे लगता है शरद जी की कहीं न कहीं, शरद जी मैं ऐड करूं कि कमलनाथ की अगुवाई की एक बार फिर अग्नि परीक्षा होंगे नगरीय निकाय चुनाव। बिल्कुल, कि कमलनाथ पे कितना भरोसा है कांग्रेस को और जनता को। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और अभी तक तो ये दिख रहा है कि कांग्रेस उन्हीं पर भरोसा करके चल रही है। केंद्रीय नेतृत्व का कितना भरोसा है, ये राहुल गांधी जी की राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में
जब क्लैरिटी होगी तब मुझे लगता है और चीज़ें समझ में आएंगी। जी हफीज जी, साहब। जो आपने सवाल पूछा विधानसभा को लेकर, विधानसभा के संदर्भ में, विधानसभा में जो विपक्ष है इस वक्त वो पिछले कई सालों में एक मजबूत विपक्ष, जैसे बीजेपी के पास भी नंबर्स अच्छे थे और हमारे पास भी काफ़ी अच्छे नंबर्स हैं। ईंट से ईंट बजा देना जनता के लिए यह हमारा कर्तव्य है और हम करेंगे भी। सरकार को घेरेंगे, सरकार से हर सवाल के जवाब लेंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि जिस तरह का दिखाया गया है रास्ता एक बड़े सत्र का, ये पूरा करने देंगे उस सत्र को। पक्षपाती रवैये से सत्र को कम कराने के अंदर माहिर लोग हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये लंबा सत्र जो बनाया गया है, ये जरूरत है वक्त की, और इसको बनाया जाए और इसको चलाया जाए इतने लंबे समय, जितना लंबा समय है ये जरूरत है। और जो सवाल हैं उनके जवाब भी दिए जाएं, क्योंकि जनता से जुड़े बहुत सारे सवाल हैं। जनता त्राहिमाम की हालत के अंदर आज अगर पूरे मध्य प्रदेश को जनता ने बंद किया है, वो स्वेच्छा से बंद किया है। कितना ही भाजपा कह ले कि लड़ाई झगड़े ये सारी चीजें, ये हमारा काम ही नहीं था। हम तो 2 दिन पहले से हाथ जोड़कर विनती कर रहे थे। जनता तो खुद कह रही थी कि भाई हमें तो ये महंगाई जो है मारे दे रही है, ये महंगाई किसी भी हाल में कम होना चाहिए। ये बातें करते हैं कि भाई ये हो गया वो हो गया, पूर्ववर्ती सरकारों की बातें छोड़िए, आज क्या कर रहे हैं? आपने क्यों वादा किया था, बहुत हुई मार, पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार, और आपने और जनता को मार ही डाला। तो ये अच्छी बात नहीं है। आप जिन मुद्दों पर चुनकर आए थे, आपने वहां पर छल किया है। ये बात ये नहीं है किसने क्या किया, आपके ये मुद्दे थे, आपने जनता से इन पर वोट मांगा था, आप कहीं से भी इनका करते, और आपके पास तो किस्मत का एक भरमार आई थी छप्पर फाड़ के कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कीमतें इतनी गिर गई थी। उसके बाद भी जब पूरी दुनिया अपने लोगों को, अपने नागरिकों को, वहां की सरकारें फायदा पहुंचा रही थी, पेट्रोल डीजल पे हमारे यहाँ 20 लाख करोड़ रुपए की बोनी की जा रही थी जनता की जेब पे डाका डाल के, ये अच्छा नहीं है। अपने खर्चों के लिए जैसे कमलनाथ जी ने सोचा था ऑल्टरनेटिव रेवेन्यू जनरेशन, आपको भी करना चाहिए था। जी आशीष जी। जी देखिए, कई सारी बातें आ गई, एक एक करके आता हूं। सबसे पहले तो विधानसभा में कांग्रेसियों से बहुत कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पूत के पांव पालने में नजर आते हैं। अगर कांग्रेस इस देश की संसद का, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का भी अगर बहिष्कार कर सकती है, इतने महत्वपूर्ण विषय का, और संसदीय गरिमाओं को तार तार कर सकती है, तो विधानसभा में इनसे क्या उम्मीद की जाए? जब बजट पे चर्चा से कांग्रेस के प्रथम पुरुष राहुल गांधी भाग जाते हैं, जिसमें आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना है, तो मध्य प्रदेश में ये सकारात्मक भूमिका निभाएंगे? मुझे ऐसा लगता नहीं है। देखिए, कांग्रेस में जो अंदर की राजनीति है वही इसका कारण है। कमलनाथ जी को साबित नहीं करना, अब तो यह तय होना है कि किसका पुत्र कांग्रेस की गद्दी पे बैठेगा जब राहुल गांधी की ताजपोशी होगी। दिग्विजय सिंह भोपाल में अपनी पुत्र की ताजपोशी की तैयारी में लगे, और इधर कमलनाथ जी अपने पुत्र की ताजपोशी में, और इस बीच जो दूसरे जीतू पटवारी जी जैसे युवा नेता हैं वो अपनी अपनी व्यवस्थाओं में लगे। इससे अतिरिक्त कांग्रेस इस मध्य प्रदेश को कुछ दे नहीं सकती। और मैं दोबारा दोहराता हूं, अभी हुए उपचुनावों में मध्य प्रदेश की जनता ने तय कर दिया है कि इन वादा खिलाफों पे वो विश्वास नहीं करने वाली। और नगरीय निकाय चुनाव बातें मैंने की नहीं है। आपने कहा कि मुद्दे बहुत सारे हो गए, जवाब देता हूं, आपने एक भी मुद्दे का जवाब नहीं दिया, क्योंकि जवाब ही नहीं है आपके पास। चुनाव है, आप कहां इधर-उधर ले रहे हैं, कांग्रेस को घेर रहे हैं। आज की बात कीजिए, जो मैंने मुद्दे उठाए आप उस पर जवाब ही नहीं दे रहे हैं। चुनावों को आशीष जी, आपके जैसे प्रवक्ता के पास अगर जवाब नहीं है, मतलब पूरी भाजपा लाजवाब है, शीर्ष पर बैठेगा, इसकी बात चल रही है। आप मुद्दों की, आप चुनाव लड़ा था, आपने पेट्रोल डीजल के बढ़ती दामों के ऊपर नियंत्रित नहीं कर पाए, जवाब दीजिए। आज जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सारी दुनिया के अंदर देश में लोग फायदा उठा रहे हैं, आपके पास यहाँ फायदा देने के लिए कुछ नहीं है। आप 30 लाख जब हम केंद्र सरकार से पेट्रोल डीजल की प्राइस कम करने की बात करते थे अब्बास भाई, उस समय सब्सिडाइज करने की पावर थी उसके। और दूसरी बात, आप महंगाई की बात करते हैं, देखिए इन्फ्लेशन आप अच्छी तरह जानते हैं, आपने तो हमें इन्फ्लेशन दी थी डबल डिजिट में, वर्तमान में तो इन्फ्लेशन उससे बहुत कम है, सिंगल डिजिट इन्फ्लेशन है। तो महंगाई के आंकड़ों को न स्वीकारें। दूसरी बात, आप जनता की आंखों में लेकिन हार जाऊंगा, जो झूठ बोलेगा लेकिन लाजवाब कर देगा नहीं। आप इस तरह से चुनावों में भी आपको जनता ने अस्वीकार किया, इसी तरीके से नगरीय निकाय चुनावों में आपको अस्वीकार करेगी। हर्षवर्धन जी, ये बिल्कुल सही बात है कि ये राजनीति का एक हिस्सा है और ये आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह चलते रहेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति का उस मकाम पर खड़े होना भी बहुत ज़रूरी है जिसको हम कहते हैं कि जहां दोनों ही पक्ष और विपक्ष पूरी दमदारी से एक दूसरे के सामने रूबरू हों और फैक्ट बेस्ड पॉलिटिक्स की तरफ दोनों मजबूती से बढ़ें। मुद्दा आधारित राजनीति जनता के हक में जाती है और जनता बेनिफिशरी होती है उसकी। क्या इसके कोई आसार आपको दिखे हैं रिसेंट जो कांग्रेस का ये जो घटनाक्रम रहा है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो अतीत की गलतियों से उसने सबक लिए? वक्त कम है, संक्षेप में जवाब चाहूँगा। जी हर्षवर्धन जी। सर।
देखिए, कांग्रेस भी अपनी बंधी बंधाई लीक पे ही सियासत करती दिखाई देती है। और दूसरी बात, जब भी चुनाव आते हैं शरद जी, कहीं न कहीं माहौल पोलराइज कर दिया जाता है और जनता के जो ज़मीनी मुद्दे हैं, उसके जो बुनियादी मुद्दे हैं, वो कहीं पीछे छूट जाते हैं। तो शो की शुरुआत में मैंने कहा था पब्लिक कंसाइंस की बात, कि पब्लिक को भी कहीं न कहीं इन मुद्दों के प्रति संवेदनशील होना होगा और अपनी बात मुखरता से करनी होगी और अपनी बात मनवानी पड़ेगी। बिल्कुल, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कई सारी चीज़ें जनता के उसमें भी डोमेन में चली जाती हैं और ये जनता की अंतरात्मा पर भी होता है कि वो एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर की तरह चीज़ों को देखे, समझे और महसूस करे, जो डेमोक्रेसी की एक बड़ी ताकत है। और ये चुनाव में सामने आकर हर बार हमें चमत्कृत भी करती है और ये बताती भी है कि पब्लिक सब जानती है और वो अपनी समझ, अपनी अंतरात्मा और लोकतंत्र के हित में जो फैसला करती है वो न सिर्फ राजनेताओं को स्वीकार होता है, संविधान को तो स्वीकार है ही, बल्कि हम सब उसको बहुत ठहर कर और ठिठक कर देखते हैं कि कमाल कर दिया साहब। ये तो बिल्कुल ही एक अनूठी दृष्टि और अनूठे विश्लेषण के साथ किया गया फैसला है। उम्मीद करेंगे कि जनता की ये भूमिका निरंतर बरकरार होगी। बहुत शुक्रिया अब्बास हफीज़ साहब, शुक्रिया आशीष जी और बहुत धन्यवाद हर्षवर्धन जी। बने रहिए बंसी न्यूज़ पर। नमस्कार।